समय आ गया है इस जन्मभूमि के लिए सब लोग अपने अपने किसी भी परिक्षेत्र में हो वापस संगठित होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी चिंता ये है कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको शायद एक नए पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन ना करना पड़े। आज के दिन पे स्थिति हो रही कि हमारे पास जो राजनीतिज्ञ हैं या तो मैच्योर नहीं है या तो इतने स्वार्थी हैं कि जब उन पे गाज गिरी परिसीमन को लेके, पॉपुलेशन डेंसिटी और क्षेत्रफल की डेंसिटी को लेके, अब उन्हें आदेश आया है कि हमारी कहीं न कहीं सीटें घट जाए। प्रतिनिधित्व केवल भूभाग का नहीं होता है, प्रतिनिधित्व वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर चीज का प्रतिनिधित्व होता है। 2010 की कमेटी के बाद जो 84 पेजेस का अभिलेख था उसमें से सरकार ने कुछ विषय उसमें से लिए, लेकिन जो उसके रीढ़ थे, जैसे भू कानून की बात आप कर रहे हैं, वो रीढ़ उसमें से नहीं ली। और जब रीढ़ ही नहीं ली तो फिर उस दस्तावेज के लागू होने का कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि वो पूरे 11 राज्यों के लिए था, जितने भी हिमालयी राज्य हैं उन सब के लिए था, जिसमें हिमाचल भी है। तो सबसे एक सरल तरीका था कि पर्वतीय क्षेत्र के माइग्रेशन को रोका जाए, और उस माइग्रेशन को रोकने के लिए मेरे हिसाब से, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि यहाँ पे परिसीमन राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि प्रशासनिक इकाई का भी छोटा होना चाहिए। एक तो पहला अगर हम लेते हैं कि यहाँ के गांव के विकास के लिए जो चकबंदी जरूरी थी उसमें नंबर 0/100, माइग्रेशन को अगर हम देखते हैं उसमें नंबर 0/100, अगर हम भाषा की बात करें कि पहाड़ की भाषा की बात चल रही तो उसमें नंबर 0/100। मैं इस समय HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बिरला कैंपस में हूँ और आज हम यहाँ पर एक ख़ास मुद्दे पर बात करने आए हैं। दरअसल होता यह है कि हम लोग थोड़ा देर से जागते हैं। इस राज्य जब इस राज्य का गठन हुआ था तो उस समय से शायद ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हमें काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत देर कर दी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात यह है कि अब इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और चर्चा से ज़्यादा अब लोग इस पर रुचि दिखा रहे हैं। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर्स बहुत सारे हैं, आप देख रहे होंगे। हम परिसीमन और भू कानून, दो ऐसे मुद्दे जिन पर खुलकर बात करना ज़रूरी है, और इस विषय के जानकार कह लीजिए, उनके लंबे अनुभव कह लीजिए, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्यों ये मुद्दे आज इतने ज़रूरी हो गए। क्या हमने देर कर दी, हमने कितनी देर कर दी, अभी हमें कितना काम करना चाहिए इस पर, और अब और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर हिमांशु बोराई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर PS राणा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर JP मेहता जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उधर से हैं राकेश देगी जी, प्रोफेसर राकेश देगी जी। प्रोफेसर सिमल्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप हैं प्रोफेसर JP भट्ट जी, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर MPS बिस्ट जी, प्रोफेसर कविता भट्ट जी, और शैलपुत्री आपका नाम है। और शैलपुत्री को शायद सबसे पहले याद करना चाहिए, तो माफ़ी चाहता हूँ कि आपको देर से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सिमल्टी सर के पास जाता हूँ और उनसे समझता हूँ कि क्या हमने इस पर देर कर दी, इस मुद्दे पर आने में, इस मुद्दे को समझने में, या हमें राज्य गठन के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा शुरू कर देनी चाहिए थी। सर, विडम्बना है कि, और एक हमारी एक त्रासदी रही है कि हमें बिना कुछ मांगे या बिना आंदोलन किए कभी कुछ मिला ही नहीं। चाहे पृथक राज्य उत्तराखंड की परिकल्पना एक पहाड़ी राज्य के रूप में हुई, लेकिन विडम्बना है कि इतने साल बाद हम वापस से, हमें लगता है कि एक प्रश्न चिन्ह हमारे अस्तित्व पर खड़ा हो गया है, जो एक परिसीमन की समस्या के रूप में आज पलायन का जो दंश है उसी के चलते तो शायद जो है पहाड़ की परिकल्पना, पहाड़ी राज्य की परिकल्पना रखी गई थी, पर हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए, ऐसा प्रतीत होता है। आगे क्या करना है सोचने का तुरंत
अभी के अभी सोचना पड़ेगा। नहीं तो मुझे लगता है कि अगर हम परिसीमन में जो खाली होती चीज़ों में, अगर पॉपुलेशन स्टेट्स में हम पहाड़ी राज्यों में प्रतिनिधित्व जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, हम तो वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे हम उत्तर प्रदेश में थे, कि हमारा जो प्रतिनिधित्व होगा वापस उसी रेशियो में कम होता चला जाएगा। समय की ज़रूरत है कि अगर परिसीमन के विषय में कुछ किया ना गया, उचित कदम नहीं उठाए गए, तो या तो परिसीमन के विषय में ठोस कदम उठाए जाए जिससे हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। एक पहाड़ी राज्य की परिकल्पना जिसके लिए लोगों ने गोलियां खाई, जिसको लोगों ने बलिदान दिए, वो भूलने को कोई भी चाहे भी तो भी नहीं भूल सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी चिंता ये है कि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उसको शायद एक नए पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन ना करना पड़े। एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण विषय जिसे हम पड़ोस के पहाड़ी राज्य से नहीं सीख पाए, हिमाचल से, जिनके भू कानून कितने जो है स्ट्रिक्ट है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या हम बगल के लोग पड़ोसी से भी नहीं सीख सकते हैं? अपने भू कानून के लिए, हम अपनी जमीन के लिए हमारी चिंता क्या वाजिब नहीं है? जहां भगवान श्री राम जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की बात करते हैं, समय आ गया है इस जन्मभूमि के लिए सब लोग अपने अपने किसी भी परिक्षेत्र में हो वापस संगठित होना पड़ेगा। और अब हमारे सरकार से और सरकार के नुमाइंदों से ये विनम्र निवेदन है कि इसको समय रहते सुलझा लीजिए, वरना एक जन आंदोलन पक रहा है, तैयार हो रहा है। और तैयार हो जाइए कि वो उसी आवाज़ को सुनने के लिए कि बोल पहाड़ी कुछ तो बोल, मत बोल हल्ला कुछ तो बोल, कहीं ऐसा ना हो फिर से एक हल्ला उठे और फिर से एक जन आंदोलन खड़ा हो। धन्यवाद। सर, बात तो नुमाइंदगी की आ जाती है, तो फिर नुमाइंदे क्यों चुप रहते हैं इस मुद्दे पर? मेरे ख्याल से पार्टीगत नीतियां, या फिर वो हवा का रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस रुख हमको जो है, कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए और कितने लोग ऐसे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पे खड़ी आती है डेमोक्रेसी में, नंबर्स। सर, नंबर्स की तो लड़ाई है, हम नंबर्स में तो कम है। अब जो नंबर्स में कम है उसके साथ बोलना एक रिस्क फैक्टर है, जब तक ये बहुत बड़ा बवंडर खड़ा ना हो उधर की तरफ से। तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात है पहाड़ी ना शाही है हमारी हम जो उत्तराखंड की धरती वाले, एक बोझ उठा के हमारी महिला चलती है, बोलता नहीं है। वो तभी बोलता है जब चीत्कार ही निकलती है उसकी। वो चीत्कार चाहे विश्वविद्यालय आंदोलन के लिए निकली हो, चाहे उत्तराखंड के मांग के आंदोलन के रूप में निकली हो, वो एक आउट द वर्ज ऑफ नेक, जब नेक पे चीज़ आती है तभी होती है। पर हमें समझना होगा, सही समय पर कदम उठाने पड़ेंगे। सही समय पर कदम उठाने पड़ेंगे और शायद सही समय आ भी गया है। सर, जल जंगल ज़मीन की आवाज़ उठाने के लिए हम लोग देर कर देते हैं या हम क्यों खुलकर नहीं बात करते हैं? मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलूँगा। उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था उसका एक पार्ट था मैं भी, और मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड का नहीं था, उसके साथ तमाम वो परिस्थितियों को उठाया गया था जो कि हमारे उत्तराखंड बनने से पहले यूपी के अंतर्गत नहीं सुलझाए गए थे। उसमें कई सारे मुद्दे थे, जिसमें भू कानून से रिलेटेड मुद्दा भी था कि 370 की बात हुई थी। 370 नहीं दे सकते थे तो 371 पे बात हुई थी, और 371 के बाद और बहुत सारी इन्होंने अमेंडमेंट किए उसमें तो और अडॉप्ट किया। शायद मैं समझता हूँ एनडी तिवारी और खंडूरी जी ने भी उसको प्रपोज किया था कि जो हिमाचल के तर्ज पे वाइस परमार जी ने, जो बहुत विजनरी थे, उन्होंने भू कानून पे एक 1978 में जो है धारा 2 के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई थी। उस व्यवस्था के तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज के दिन पे बहुत चीज़ें सुलझ सकती थी। लेकिन हुआ क्या कि उसमें बहुत सीधे तौर पे हमारे राजनीतिक उतने मैच्योर नहीं निकले जितने कि वाइस परमार जी थे, और तमाम मुद्दे खड़े होते गए। और उसके बाद जो नया है, ख़ास तौर पे जो एक्सटेंशन दे रहे हैं नगर निकायों को, नगर पालिका को, महानगर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आज के दिन पे, क्योंकि गांव घरों में जो बंजर ज़मीन है उसको खरीदने के तैयार नहीं है लोग। लेकिन जो पूंजीपति है वो सारे हमारे नेशनल हाईवे से लेके तीर्थ स्थान जितने हैं वहाँ से लेके और जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं, चाहे वो पुरोला से लेके और आराकोट से लेके और आप मुक्तेश्वर और तमाम वैली देख लीजिए, उसमें सारी ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं। स्थिति यह है कि अगर हमें कोई आदर्श भू कानून लाना है तो सबसे पहले जो 1978 का था उसमें केवल धारा 2 जो हमारे लिए थोड़ा ऑब्स्टिकल थी, अगर उसे हटा दे तो मेरे ख्याल से एक आदर्श भू कानून बन सकता है। अब रही बात की जल जंगल जमीन,
भू कानून सिर्फ एक एक्ट नहीं है, वो हम सारी परिस्थितियों का समावेश है, जिसमें मेन चीज मैं एज ए उत्तराखंडी होने के नाते कह सकता हूँ कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बाहर का एक हमारा इकोसिस्टम है, अगर उसमें बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आएगा, बाहर से लेगा जमीन, यहाँ पे बसावट करेगा, तो वो हमारे सामाजिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, ना ही इसके जंगल, जमीन, पानी, यहाँ के वातावरण के साथ उसका कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं रहेगा, ना फीलिंग रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा बहुत सारे तरीकों से। तो जल, जंगल, जमीन की अगर बात करें तो जो मैं समझता हूँ कि जंगल और पानी खास तौर पे 2 उत्तराखंड के ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सस्टेन रखते हैं उत्तराखंड की कल्चर से लेके इकोनॉमी से सारी चीज़ों। इन पे जब हमारी गवर्नमेंट ने इन पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, इन नेचुरल रिसोर्सेज को। जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, बात आई थी कि उत्तराखंड में है क्या, आप कैसे जिएंगे, कैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे, तो बात सबसे पहले यही आई थी कि अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो उत्तराखंड को काफ़ी लंबे समय के लिए सस्टेन रख सकते हैं। आज के दिन पे स्थिति ये हो रही कि हमारे पास जो राजनीतिज्ञ हैं, या तो मैच्योर नहीं है, या तो इतने स्वार्थी है कि जब उन पे गाज गिरी परिसीमन को लेके, पॉपुलेशन डेंसिटी और क्षेत्रफल की डेंसिटी को लेके, अब उन्हें आदेश है कि हमारी कहीं न कहीं सीटें घट जाए, पहाड़ की सीटें घट जाए, और प्लेन्स में जो 30 सीट है वो बढ़ के 40 हो जाए, या 30 ही रहे। तब वो जागे और तब ये सारा रूप एक प्रकार से खड़ा हो रहा। भले ही यूथ इससे जुड़ा हुआ है, मैं नहीं समझता कोई यूथ इस बात की जानकारी रखता हो कि इसके नफे नुकसान क्या है। वो एक एजेंडा के तहत आ रहा है कि राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं कि पलायन हो रहा है, ये हो रहा है। उनको ना पलायन से मतलब है, और ना ही मेरी समझ से कोई परिसीमन की, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव परिसीमन की बात करें तो मैं नहीं समझता हूँ हमारे साथ देंगे। लेकिन जहाँ विधायकों की घटत बढ़त का प्रश्न होता है, वहाँ पे जरूर वो सामने है। तमाम ये मुद्दे हैं जो कि हमारे लिए बहुत सोचनीय है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक छोटा सा मुद्दा हो कि पलायन को लेके या भूमि कानून को लेके या परिसीमन को लेके। हमें इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे जो हित है वो हित कोई पूरा कैसे करेगा। तो जल, जंगल, जमीन की अगर बात करें, मैं अगर जंगल की बात कहता हूँ तो जंगल हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, और वो ऐसे रिन्यूएबल सोर्स हैं जो कि पानी से लेके, जमीन से लेके सबको सस्टेन रखते हैं। ये हर कोई जानता है इस चीज़ को। दूसरा, अगर उसके बाद हम चलो इसी पे निर्भर रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन रिजर्वायर्स पे की जा सकती हैं, जैसे कि अभी टिहरी में शुरू हुआ है वाटर स्पोर्ट्स को लेके और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखने वाली बात है कि उन वाटर स्पोर्ट्स से लेके या उन रिसोर्सेज का मेन फ़ायदा कौन उठा रहा है। आज भी हमारे पास अपनी ऐसी उत्तराखंड की बेरोजगारों के पास, या अपनी ओन उत्तराखंड के, हमारे पास गढ़वाल मंडल विकास निगम है, कुमाऊं मंडल विकास निगम है, इन निगमों के पास कितना शेयर है उनका वाटर स्पोर्ट्स से लेके, और वहाँ के जो इकोनॉमी जनरेट हो रही है। तो एक पहला ये सोचने की बात है, अगर हमारे रिसोर्सेज हैं, इनका यूटिलाइजेशन कौन करेगा, इनका दोहन या इनका रख रखाव या मैनेजमेंट कौन करेगा, ये पहला अहम मुद्दा है। हम जरूर इतने बड़े बड़े परियोजना ला रहे हैं, और हमने कई जगह देखा कि ऋषिकेश के ऊपर जितने भी हमारे छोटे मोटे बेरोजगार लोग राफ्टिंग से लेके, क्याकिंग से लेके और बहुत सारी चीज़ें अपने लिए चलाते थे, वो ना होके आज के दिन पे उन पे बहुत बड़े माफियाओं का आधिपत्य हो चुका है। बिल्कुल। जो कि एक बहुत सोचनीय है कि सोर्सेज हमारे हैं, रिसोर्सेज हमारे हैं, उनका रख रखाव भी हम कर रहे हैं, और उसका जो दोहन है वो अलग अन्य कोई कर रहा है। दोहन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये होता है। दोहन की बात आपने की। एक पहाड़ के बड़े जाने माने कवि हैं महेश पुनेठा, उनसे बातचीत में उन्होंने मुझे कहा कि हुआ ये कि पहाड़ों में सड़कें गाँव में बाद में पहुँची, पहले नदियों के किनारे पहुँच गई। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे संसाधनों का दोहन करना था। इस राज्य के आंदोलन को लीड किया महिलाओं ने। जब हम पूरे उत्तराखंड में घूमते हैं, कई जगह महिलाएं ये बात कहती हैं, और अभी मैं कुछ टाइम पहले गैरसैंण में भी था, कई गांव में, मैं पिथौरागढ़ भी गया, तो एक बात जो कॉमन निकल के आई, एक बुजुर्ग महिला ने बड़े रुआसे अंदाज में मुझसे कहा कि हमारे बच्चे जब इन जगहों पे काम करते हैं, अपनी ही ज़मीन पर कोई बर्तन धो रहा है, कोई सर्वेंट की तरह से काम कर रहा है, तो हमें बुरा लगता है।
तो उस पहलू पे बात करेंगे। 2 महिला प्रोफेसर हमारे साथ हैं। मैम, क्या कहेंगी, क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, देखिए, सबसे पहले हमको उत्तराखंड जो मूवमेंट था उसके संदर्भ में भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जब हम उत्तराखंड मूवमेंट की बात करते हैं तो उसके पीछे कोई नैरो परसेप्शन नहीं था, उसके पीछे एक बहुत वाइड परसेप्शन था, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, और यह हमारी जो जल जंगल और ज़मीन की धरोहर हो, ये सारे चीज़ें उसके अंदर मिली हुई थी। और उसके पीछे मूल कारण ये था कि हमारा अपना अस्तित्व है और हम अपने अस्तित्व और अपने साधनों के माध्यम से सरवाइव कर सकते हैं और अधिक विकास कर सकते हैं अपनी ही सोच के माध्यम से। इसलिए हमने उत्तराखंड आंदोलन को बढ़ाया। और इस उत्तराखंड आंदोलन में आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सक्रियता रही वो हमारी महिलाओं की रही। और मैं ये कहूँगी कि केवल उत्तराखंड मूवमेंट से ही महिलाओं की सक्रियता नहीं रही, बल्कि पिछले वर्षों में भी अगर हम देखें, अनेकों सालों से अगर हम देखें, तो वो महिलाएं ही ऐसी थी जिन्होंने कि इस उत्तराखंड को सुरक्षित रखा एक संरक्षक के रूप में। क्योंकि पुरुष को काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन वो यहाँ रह कर के टिकी रही और उसने एक संरक्षक की भूमिका यहाँ के लिए अपनाई। इसीलिए वो जो महिला थी वो पूरी तरीके से उत्तराखंड आंदोलन में उसने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसका ये मानना था कि इसको बनना चाहिए। लेकिन जब उत्तराखंड बनता है तो उत्तराखंड बनने के बाद देखिए, राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक विल जिसको हम कहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये स्पष्टतः हमको दिखाई दिया कि महिला प्रतिनिधित्व उत्तराखंड मूवमेंट के बाद हमको बहुत नगण्य सा ही दिखाई दिया, या मैं कहूँ लीडरशिप में तो हमको वो बहुत कहीं दिखाई ही नहीं दिया। इसके पीछे जो मूल चीज़ें हैं, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हम देखते हैं कि लगभग 52,000 किलोमीटर वर्ग के हिसाब से हमारे पास लैंड है, जिसमें कि 40,000 के करीब हमारे पास पर्वतीय क्षेत्र है, 12,000 वर्ग मीटर के करीब हमारे पास तराई का इलाका है। इसमें जब हमारे 70 जो एमएलए हैं उनका जो प्रतिनिधित्व आया, वो रेशो आया कि आपका 40 वर्ग से 1000 किलो वर्ग से जो ज़्यादा क्षेत्र है उसमें हमें 40% प्रतिनिधित्व मिल रहा है, और जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमको 12,000 वर्ग मीटर पे केवल 30 प्रतिनिधि मिल रहे हैं। तो ये जो रेशो है ये पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें बिल्कुल उल्टा होता जा रहा है। और इसमें जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, पहाड़ का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, वो कम होता जा रहा है। अगर अभी जैसे बात चल रही थी तो आप देखें हिमाचल में भी एक नया राज्य बना, लेकिन हिमाचल में वहाँ पर कुछ ऐसे नियम बनाए गए विशेष करके भूमि को लेकर के कि किस तरीके से वो वहाँ पर बाहर के लोगों को आकर के बसने नहीं देंगे। देखिए, प्रारंभ में वहाँ भी ये प्रश्न उठे कि क्या फिर हम लोगों बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, क्या यहाँ की भूमि को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वहीं के लोगों ने उस भूमि को उपजाऊ बनाया, उसमें अंदर काफ़ी ऑर्चर्ड्स लगाए, तो उसमें हम देखते हैं कि वो ही लोग उसी भूमि के माध्यम से आज इतने संपन्न दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ परिवर्तन वहाँ हुए कि 15 साल तक जो रह रहे हैं वही उसको वहाँ पे ज़मीन खरीदने का अधिकार है, फिर उसको 30 किया गया। तो इस तरीके का दृष्टिकोण हमने कभी अडॉप्ट नहीं किया, और उसका परिणाम ये होता चला गया कि ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो पलायन का तो सिस्टम था ही, उसके साथ साथ जो हमारे तराई के इलाके हैं उसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी हुआ और बाहर से भी लोग आकर के वहाँ सेटल हुए। तो उनका जो घनत्व है जनसंख्या का वो बहुत ज़्यादा हो गया, और जो पहाड़ का घनत्व है वो बहुत कम हो गया। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट परसेप्शन है कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो हमारी बात कहने वाला कौन। अगर हमारे प्रतिनिधि ही हमारे विधानसभा में नहीं होंगे, जिस उत्तराखंड के लिए आपने इतना संघर्ष किया, जिस उत्तराखंड के लिए आपने बिल्कुल गोली खाने के लिए आप तैयार रहे,
उस उत्तराखंड का परिणाम ये निकल रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व बहुत घटता जा रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जो क्षेत्रफल बहुत छोटा है उनका प्रतिनिधित्व जनसंख्या के घनत्व से बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के हम कोर्ट में भी गए, और कोर्ट में भी हमने ये डिमांड करी कि हमारी जो परिसीमन हो या हमारा जो संख्या है उसको किस तरीके से क्षेत्रीय आधार पर क्या किया जाए, क्षेत्र से मतलब मेरा भूभाग से है, उसके आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया और ये कहा कि आप अपनी सरकार के पास जाइए। ये जो वो है मुद्दा, इसमें क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं का काम है और वो जिस तरीके के निर्णय लेगी उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए ये मुद्दा कहाँ आया, सरकार के सामने आया। और ये कहा जा रहा है, कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया कि सरकारों को इसके मतलब हमारी सरकार को इस मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श गंभीरता से करना चाहिए। तो जब तक इस मुद्दे को सरकारों के माध्यम से भी नहीं उठाया गया और इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किए गए, क्योंकि देखिए प्रतिनिधित्व केवल भूभाग का नहीं होता है, प्रतिनिधित्व वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भी हर चीज का प्रतिनिधित्व होता है। और जब तक प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम ना तो अपने जंगल बचा पाएंगे, ना अपनी जमीन बचा पाएंगे, ना अपना पानी बचा पाएंगे। और यही परिणाम हो रहा है कि जिस तेजी से दोहन हो रहा है उत्तराखंड का, वो एक ऐसा सोर्स बन गया है कि औरों के लिए वो बहुत उनको संपन्नता दे रहा है, लेकिन जो मूल यहाँ का निवासी है उसको वो संपन्नता नहीं दिला रहा है। तो गंभीर मुद्दे हैं, इन पे हमें गंभीरता से सोचना होगा। बात राजनीतिक इच्छा शक्ति की हो जाती है। मैम, आप तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में भी रही जिसने हिमालयी राज्यों के लिए इसका मसौदा तैयार, क्या हुआ उसका, और क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ कमेटी तक ही बात रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती है? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। मैं जब इंटरमीडिएट की छात्रा थी उस समय उत्तराखंड आंदोलन अपने पूरे यौवन पर था और हम लोग भी यौवन की दहलीज पर कदम रख रहे थे। उस समय मैं विज्ञान वर्ग की छात्रा थी और ये सोचिए कि हम लोगों का कितना लगाव था इस पहाड़ी राज्य से कि हम सोचते थे कि विज्ञान वर्ग की जो पढ़ाई है जिससे हमारा भविष्य बनना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमको लग रहा था सड़कों पर आंदोलन करना। और हम 1 वर्ष बाद विद्यालय पहुंचे केवल परीक्षाओं के लिए। जिस लगाव के साथ हमने इस उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था और जिसकी धुरी महिलाएं थी, वह उत्तराखंड निर्माण जो हुआ तो उसके बाद हमारे सपने बिल्कुल आकाश कुसुम हो गए। हमने जिन सपनों के साथ बनाया था वो हमें कहीं दिखे ही नहीं। बाद में जब ये राज्य थोड़ा सा अपनी किशोरावस्था में प्रवेश किया तो 2010 की बात है, बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने मिल करके एक हिमालयी लोक नीति मसौदा समिति बनाई। उसमें मैं ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर थी और हम लोगों ने लगभग 84 पेज का एक दस्तावेज तैयार किया, पूरा अभिलेख सरकार को सौंपा कि यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या होना चाहिए, विकास के मुद्दों पे किस तरीके से बात होनी चाहिए, सड़कों का निर्माण कैसे होना चाहिए, यहाँ की महिलाओं को और वन अधिनियम में ऐसे कौन कौन से हेरफेर होने चाहिए जिससे कि जो महिलाएं सदियों से उन जंगलों के साथ जुड़ी रही, जो उनकी रोजी रोटी तो थी ही, लेकिन जैसे कि चिपको आंदोलन में गौरा देवी ने कहा था कि ये जंगल हमारे मायका हैं, वो लगाव जो यहाँ की महिलाओं का था जंगलों के साथ हो या फिर जो भी हमारी परिसंपत्तियां हैं उनके साथ हो, कहीं ना कहीं वो मुद्दे खो गए और यहाँ के प्रतिनिधि ठीक ढंग से उन बातों को ही नहीं रख पाए। और जैसा कि अभी तमाम पैनलिस्ट ने कहा कि जो वास्तविक मुद्दे थे वो खो गए। 2010 की कमेटी के बाद जो 84 पेजेस का अभिलेख था उसमें से सरकार ने कुछ विषय उसमें से लिए, लेकिन जो उसके रीढ़ थे, जैसे भू कानून की बात आप कर रहे हैं, वो रीढ़ उसमें से नहीं ली। और जब रीढ़ ही नहीं ली तो फिर उस दस्तावेज के लागू होने का कोई महत्व ही नहीं, क्योंकि वो पूरे 11 राज्यों के लिए था, जितने भी हिमालयी राज्य हैं उन सब के लिए था, जिसमें हिमाचल भी है। और हिमाचल को आज हम देख सकते हैं, विपणन नीतियाँ हो, यहाँ की कृषि कानून हो, ये जिस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आने चाहिए ताकि यहाँ का जो मूल निवासी है उसको उसके अधिकार मिल सके और उन अधिकारों के साथ वो एक पूरे ऐसे प्रस्फुटित राज्य को देख सके जिसमें कि उसके अपने लिए जगह हो। ऐसा ना हो कि हम
एक युवा प्रदेश है और आज हम अपने ही घर में भिखारी बन करके रह जाए, ऐसा ना हो कहीं। मेरी चिंता ये है। बिल्कुल, और ये चिंता वाजिब भी है। ये चिंता जब भी हम जाते हैं कहीं, ये चिंता हर जगह आती है नज़र कि अपने ही प्रदेश में ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पहले भी कामगार श्रेणी में आते थे और अपने प्रदेश में भी वही बनकर रह गए। सर, क्यों ऐसा होता है? क्यों राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखती है? और अब जब उनको लगता है कि प्रतिनिधित्व का संकट आ जाएगा तो उस पर कुछ मोमेंटम बनाने की कोशिश होती है। कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मेरे हिसाब में तो कभी इसको समझता हूँ बहुत बड़ा विरोधाभास। सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं और हुआ भी, ये इस आंदोलन के पीछे उत्तराखंड की महिला शक्ति थी। और दुर्भाग्य देखिए, जब हम उत्तराखंड में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखते हैं तो नगण्य, और तो और उत्तराखंड आंदोलन में कुछ लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया गया कि उत्तराखंड आंदोलनकारी। मुझे लगता है कि कितनी महिलाओं को दिया गया, ये भी एक बड़ी सोचने विषय। आंदोलनकारी सर्टिफिकेट्स हम एक तरफ स्वीकार करते हैं कि आंदोलन महिलाओं ने किया, उनकी सहभागिता थी, और ये सत्य बात भी है, स्वीकार नहीं करते, सही है। पर लेकिन जब बांटने की बात आती है, देखिए फिर वहाँ वही पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता आ गई। इस प्रकार के विरोध है। खैर, मैं जो आप मुख्य बात कर रहे हैं, मैं एक दो तीन चीज़ों पे अपनी बात को केंद्रित करूँगा कि उत्तराखंड की परिकल्पना, जैसे सब जानते हैं, एक असमान विकास के पीछे पनपी थी। एक बड़े प्रांत के साथ हम अपना इतना विकास नहीं कर पा रहे थे, और ये महसूस किया गया कि अगर एक अलग राज्य हो, ये परिकल्पना जो हमारी थी, यहाँ के लोगों की थी, तो हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम अपने विकास को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब इसके लिए ये सभी स्वीकार करते हैं कि देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है। अगर संसाधनों का आवंटन लोकल स्तर पे किया जाता तो निश्चित रूप से हम इस राज्य को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते थे। किस लिए? कि स्थानीय संसाधनों पे यहाँ के लोगों का अधिकार होता, यहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता। तो हमने एक चीज़ स्वीकारी कि देखिए साहब, ऐसे राज्यों में जो भी इस प्रकार के अविकसित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी सरकार को विकास के लिए लेनी चाहिए। अब विकसित पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी का अभाव होता है। हमारे पास छोटी छोटी ज़मीन है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में वेलफेयर स्टेट का एक कंसेप्ट ये भी है कि राज्य शुरुआत करे, राज्य इस भार को सहन करने अपने ऊपर ले, ठीक, इनिशियल स्टेज। पर दुर्भाग्य देखिए, विचार ये आए कि नहीं साहब, सरकारी क्षेत्र तो चल ही नहीं सकता यहाँ। हम गढ़वाल विकास को निगम को नहीं चला पा रहे हैं, कुमाऊं विकास निगम नहीं चला पा रहे हैं, होटल इंडस्ट्री की अगर बात करें। मैं तो इस चीज़ को लेके बड़ा हैरान हूँ। अगर प्रशासन राज्य नहीं कर पा रहा है, ये तो बात है, फिर क्या कहते हैं कि साहब व्यक्तिगत जो निजी उद्योगपति है उस क्षेत्र को चला देते हैं और सरकार के हिसाब से नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि इतना सक्षम सरकार कोई हो ही नहीं सकती है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे बस का प्रशासन चलाना नहीं, मैनेजमेंट करना नहीं। इससे शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। अगर सरकार प्रशासन नहीं चला सकती है, मैनेजमेंट नहीं चला सकते, तो किस बात की सरकार? क्या तुम केवल हल्ला करने के लिए हो विधानसभा में कि तुमको जो तनख्वाह मिलती है मान लीजिए मंत्री पद के रूप में, विधायक के रूप में? यानी इस चीज़ को स्वीकार कर रही है सरकार कि हमारे बस का प्रशासन नहीं चलाना है, हमारे बस का मैनेजमेंट करना नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जबकि होना ये चाहिए था, जो सभी लोगों ने एक बात कही कि संसाधन थे तो यहाँ पे सरकार को शुरुआत करनी चाहिए थी। और इसके लिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारा राजनीतिक परिसीमन है वो तो एक संकट का विषय हो ही रहा है, समस्या भविष्य में होगी, क्योंकि परिसीमन संवैधानिक रूप से पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन की स्थिति ये होगी कि उत्तरा पर्वतीय क्षेत्र सब लोग माइग्रेट नीचे तराई की ओर हो, तो स्वाभाविक है उस परिस्थिति में उनका प्रतित्व ज़्यादा हो जाएगा। अब सरकार के पास दो विकल्प है, या तो भाई परिसीमन के लिए संविधान में संशोधन लाए
कि ठीक है जी 1000 पे भी एक विधायक हो, ठीक। यह तो फिर एक दूसरा तरीका है कि वो यहाँ के माइग्रेशन को रोके। तो क्योंकि इस प्रकार का संशोधन कि कम लोगों पे एक प्रतित्व हो, ये पूरे देश के लिए लागू होगा, एक राज्य के लिए होगा नहीं। तो सबसे एक सरल तरीका था कि पर्वतीय क्षेत्र के माइग्रेशन को रोका जाए, और उस माइग्रेशन को रोकने के लिए मेरे हिसाब से, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि यहाँ पे परिसीमन राजनीतिक प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि प्रशासनिक इकाई का भी छोटा होना चाहिए। प्रशासनिक इकाई का परिसीमन, हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी होंगी तो निश्चित रूप से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी हैं एक जिले में बैठेंगे। अगर मान लीजिए वर्तमान में पौड़ी जिला बहुत बड़ा है, उसके 2 जिले हो जाएं, 2 आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो जाएंगे, इतनी आपकी ब्यूरोक्रेसी वहाँ होगी, वहाँ के आप सरकार के जो अधिकारी हैं वो जनता के डायरेक्ट संपर्क में आएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी इनडायरेक्ट रूप से कि छोटा जो टाउन डेवलप होगा, यहाँ पे छोटा मोटा जो लोकल प्रोडक्शन होता है उसके लिए एक मार्केट मिल जाए। और उससे खास बात ये होगी कि हमारा आदमी बाहर नहीं जाएगा, मुख्य वजह यही तो है बाहर जाने के हिसाब, शिक्षा की वजह से जा रहा है, स्वास्थ्य की वजह से जा रहा है और रोजगार की वजह से जा रहा है। ये 3 ही तो कारण है माइग्रेशन। तो ये बड़े मुद्दे नहीं थे किसी सरकार के, लेकिन 3 मुद्दों पे हम अपनी रणनीति अपनाते कि हम शिक्षा की सुविधा यहाँ देते, स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ देते और रोजगार की सुविधा यहाँ देते। रोजगार की स्थिति है कि देखिए सिडको आपका स्थापित हुआ, पूरी जमीन उत्तरांचल के नाम पे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, पूरे उद्योग धंधे वहाँ लग गए, अच्छी बात है, वहाँ भी लगनी चाहिए। अब देखिए पहाड़ तो फिर भी खाली है, यहाँ का बच्चा छोटे काम के लिए भी उसको नीचे जाना पड़ रहा है। हम इतना तक नहीं कर पा रहे हैं कि हैवी इंडस्ट्री अगर हरिद्वार में है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होती है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है वो तो पहाड़ों में बनाया जा सकता है। एक उद्योग जो बड़ा है पैकिंग इंडस्ट्री, उसकी एक छोटी यूनिट यहाँ कर लीजिए, इस प्रकार की प्लानिंग। तो ये खास बात मेरा कहने का मतलब है कि सरकार, जैसे हमारे पूर्व लोगों ने भी कहा कि एक शिक्षा शक्ति की जरूरत होनी चाहिए, और मैं तो बड़ी खुल के इस चीज़ को बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि जब राज्य बना तो हमने अस्थायी राजधानी घोषित देहरादून कर ली। उसी दिन हो जाना था कि हमारी अस्थायी राजधानी गैरसैंण है। ठीक है, गैरसैंण में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तब तक आप हरिद्वार इसकी जहाँ भी मर्जी आपने चला दी, और उसके बाद वो देखिए वो समस्या आज तक है। यानी कि राज्य आंदोलन के बाद एक दूसरे आंदोलन की बात आ रही है, राजधानी ऊपर लाई। तो ये कुछ इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको हमारे जनप्रतिनिधियों को करना पड़ेगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। राजनीतिक जो हमारी जो पार्टी की विचारधारा रहती है उससे ऊपर हमको विकास के लिए सोचना पड़ेगा। और परिसीमन तो इतना बड़ा मुद्दा है, सबकी चिंता ये है। हम तो कहते हैं कि अब चिंतित हो रहे हैं नेता कि क्या होगा, सब नीचे जाएंगे तो यहाँ का आदमी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सबसे मुद्दा तो ये ना, डर पैदा हो रही है ना लोग। तो अब इस प्रकार से रोकने के लिए मैंने पहले ही बताया कि 2 ही विकल्प है, या तो संविधान में संशोधन करके पॉपुलेशन का क्षेत्र जो है, सॉरी विधानसभा का क्षेत्र पॉपुलेशन में कम कर लिया जाए कि 1 लाख की जगह 1000 कर लिया जाए, जो कि अच्छा नहीं है। तो एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन यहाँ के लोग यहाँ रुके। और बड़ा मुद्दा नहीं है, केवल 3 ही कारण है। 50 कमेटियाँ बने, कई आयोग बन गए, मुख्य 3 ही कारण निकले कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 मुख्य कारण हैं यहाँ से पलायन होने के। इन तीनों चीज़ों को आराम से कोई भी सरकार जिसमें इच्छा शक्ति है रोका जा सकता है। कोई बड़ा भारी मुद्दा नहीं है कि पहाड़ में इन 3 चीज़ों पे काम हो और ये न रोका जाए। तो परिसीमन की बात ही नहीं होगी। ये समस्या जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, इससे परेशान होने की बात ही नहीं है। और पहाड़ का विकास भी होगा यहाँ पे इस रूप में। मान लीजिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो हमारी परिकल्पना थी या स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। और एक खास बात जो मुझे लगता है कि सबकी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो भू कानून इन्होंने बनाया, दुर्भाग्य से पूरा पहाड़ आज बिक चुका है। नदी घाटियाँ पूरी जितनी भी हमारे यहाँ से बद्रीनाथ तक, चाहे वहाँ से यमुनोत्री, गंगोत्री, इधर से जागेश्वर धाम तक, जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सब पूंजीपति ने खरीद है। और पहाड़ का आदमी आज उन्हीं के यहाँ चौकीदार बन के नौकरी कर रहा है जी। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इस चीज़ पे एक सख्त भू कानून ये होना चाहिए कि कम से कम स्थानीय लोगों को देखिए। व्यक्ति के पास यहाँ के व्यक्ति के पास पैसा नहीं, और नीचे वाले इतने हैं कि कोई भी उद्योगपति गांव का गांव यहाँ का खरीद सकता। तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है पहाड़ के लिए कि ये पहाड़ नहीं रहेंगे, यहाँ के सभी पूंजीपति लोग इसको खरीद लेंगे, तो वो एक दूसरी बड़ी भारी चिंता की बात पहाड़ के लिए होने वाली है। इसमें निश्चित रूप से सरकार से उसे ठोस कदम उठाए जाते हैं। पहाड़ में सुविधाओं की चिंता की जिन पर जिम्मेदारी है, उनका ये हाल है कि उनको गैरसैंण विधानसभा सत्र में आने में ठंड लगती है।
तो इससे पता लगता है कि वो कितनी सुविधाओं की चिंता करेंगे। सर, अब आप दोनों से ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि पहाड़ों पर डेवलपमेंट, तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए? और जब हम बार-बार ये कह रहे हैं कि पहाड़ के लोगों को अब ये बात समझ में आने लगी है कि विकास के नाम पर या यहाँ के लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के नाम पर उनकी ज़मीनें, उनका खेत और कहीं बहुत हद तक उनका अस्तित्व, वो भी अब जो है वो संकट में आ गया है। तो पहले आपसे प्रोफेसर साहब। ओके, धन्यवाद। देखिए, जब हम पहाड़ की विकास की बात कर रहे हैं तो विकास यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन है उसको बचाए रखने के साथ साथ पहाड़ में बड़े इंडस्ट्री नहीं लग सकती हैं, लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का विकास किया जा सकता है, कुटीर उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जैसे यहाँ पर पहाड़ में सीढ़ीनुमा खेत हैं, जैसे बहुत सारे माल्टे होते हैं, बहुत सारे अदर्स जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, लेकिन उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है नहीं, जो कि वैसे ही बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बना करके, छोटे छोटे उद्योगों को बना करके इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और यहाँ का पानी, यहाँ का जंगल, यहाँ का जवानी, यहीं पर काम आ करके इस राज्य का विकास किया जा सकता है। आवश्यकता है इस बात की कि थोड़ा हमें जो है एक बड़ा सोच रखने की, बड़े सोच के साथ साथ यदि हमारी पॉलिसी मेकर्स, हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो सोचने वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो सभी लोग आपस में सामंजस्य के साथ, वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या सोशल वर्कर हो या वो बुद्धि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मिल करके क्या नया हो सकता है, क्योंकि 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो दशा और दिशा पर हम लोगों का जो चिंतन हो रहा है ये तो आज बदल जाना चाहिए था। लेकिन भावी आने वाले समय के लिए, आने वाले जो भविष्य है उनके लिए निश्चित है कि हम लोगों को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, एक नया रोड मैप बनाना होगा। यहाँ के विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ के ज्योग्राफी को देखते हुए, यहाँ की भूगोल को देखते हुए, यहाँ के टोपोग्राफी को देखते हुए यहाँ का विकास का एक मॉडल हमें तैयार करना होगा, जिससे कि आने वाला समय जो होगा एक वेलफेयर सोसाइटी या एक लोक कल्याणकारी जो हमारे राज्य की हम बात करते हैं, वो यहाँ के लोगों के लिए या यहाँ के जनमानस के लिए हम दे सकते हैं। इसके लिए हमें सभी को अपने अपने स्तर पर हमें अपने को समर्पित करना होगा राज्य के विकास के लिए। ये केवल ना केवल पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, मैं मानता हूँ कि ये सभी का काम है, जो भी हम लोग इस राज्य के निवासी हैं, जो भी हम चिंतनशील व्यक्ति अपने को मानते हैं, हम सभी को अपने स्तर पर कार्य करना होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। थैंक यू। हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता घूम के, वेलफेयर किसका? हम किसका वेलफेयर कर रहे हैं? उनका क्या हम कर पा रहे हैं जिनका हमें करना चाहिए था? और 2 दशक कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है एक राज्य के गठन का, लेकिन ऐसा क्यों हो गया, या आज हम ऐसी स्थिति में क्यों आ गए कि हमें 2 दशक बाद एक दोबारा से एक नए आंदोलन की जो ज़मीन है वो बनती दिख रही है? क्या कहेंगे सर इस पर? मैं 2 चीज़ें इस बारे में कहूँगा। एक तो विकास की बात करूँगा, और जो आपने 2 दशक की यात्रा की बात की, थोड़ा पीछे अगर हम जाएंगे तो 2-3 बिंदु ऐसे हैं। एक तो पहला अगर हम लेते हैं कि यहाँ के गांव के विकास के लिए जो चकबंदी ज़रूरी थी, उसमें नंबर 0/100। माइग्रेशन को अगर हम देखते हैं, उसमें नंबर 0/100। अगर हम भाषा की बात करें कि पहाड़ की भाषा की बात चल रही, तो उसमें नंबर 0/100। पिछले 20 साल का, इसमें किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। नौकरियां, यहाँ का आदमी सरकारी नौकरियों को पहली प्राथमिकता देता है। वो उपनल और तमाम सारे जो हम कहते हैं कि संविदा पर 10-10 साल 15 साल हो गए, तो उसमें भी 0/100 आ जाता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। कारण क्या है? जैसे एक प्रश्न कॉमन सा उठा था कि लोग जो नुमाइंदे हैं वो क्यों इस तरीके की भाषा बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो संस्थात्मक भाषा बोलते हैं। जो उनका संगठन बोलेगा, जो उनकी आइडियोलॉजी बोलेगी, वो इस तरीके से नहीं बोलते हैं कि आप जो ज़मीनी जो बात है वो हमें क्या है करनी चाहिए। उत्तराखंड जो आंदोलन जो हुआ था, और उसकी परिकल्पना जो आज़ादी के बाद से ही रखी जा रही थी, वो यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके बनाई जा रही थी, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ ही सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिकी को क्या करती, प्रभावित करती है। आज स्थिति ये हो गई है कि फिर से उस भौगोलिक परिस्थिति को क्या किया जा रहा है, नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में बड़ा गंभीर है। आगे जैसे रोड मैप की हमने बात की, या जो सोशल वेलफेयर की बात करी,
उस पे कोई बात नहीं हो रही है। उसके लिए तो होना ये चाहिए था, जैसे अभी प्रोफेसर राणा सर ने ये बात करी कि क्यों नहीं गैरसैंण हमें तो उत्तराखंड मिला ही नहीं। सबसे पहले आम आदमी को ये समझना होगा कि जो प्रस्तावित उत्तराखंड था उसकी राजधानी गैरसैंण में थी, और गैरसैंण में ऐसे ही बैठ करके जब हमारे राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स इस पे बात करते तो चिंतन कुछ हो सकता था। तो आधा अधूरा है, अस्थायी राजधानी में स्थायी हल नहीं ढूंढे जा सकते हैं। फिर जो अब बात आती है कि आगे क्या होना चाहिए, इन 2 दशकों में हमारे बहुत सारे मिशन, राष्ट्रीय मिशन फेल हुए लेकिन फिर सक्सेस भी हुए। तो क्यों नहीं चकबंदी हुई है, क्यों नहीं जो अभी एक बहुत बड़ी जो समिट हुई है उससे कुछ आशा हम ये कर सकते हैं कि यहाँ सतत विकास के लिए आगे काम हो। जो इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं यहाँ पर, जो हो सकता है धरातल पर उतरेंगी, वो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि जो इंडस्ट्रीज की शुरुआत हो वो पिथौरागढ़ से, जौनसार से और पुरोला से, वहां से वो चलती हुई आए, कि वहां से वो आए और फिर मैदानी क्षेत्रों की तरफ जाएं। उससे तब जा करके क्या हो सकता है कि रोजगार लोगों को उपलब्ध होगा, रोजगार उपलब्ध होगा तो माइग्रेशन रुकेगा, माइग्रेशन रुकेगा तो स्कूल खुलेंगे, और हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन बशर्ते हमें आगे गैरसैंण राजधानी के लिए भी जो आधा अधूरा हमें मिला है, उसके लिए भी हमें क्या है, एक जन आंदोलन की आवश्यकता। सर ने कहा आधा अधूरा मिला है, लेकिन हम लोग इतने संतुष्ट लोग हैं। गैरसैंण में एक गांव है गैड, वहाँ पर जब मैं गया था तो एक महिला ने मुझसे कहा, और मुझे वो कोट बार बार मेरे कान में घूमता, उन्होंने कहा था कि हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी दी। अगर शासन प्रशासन उस ग्रीष्मकालीन राजधानी की जितना जो समय सीमा होती है, अगर उतनी समय सीमा में गैरसैंण में बैठ जाए तो पहाड़ का बहुत सारा कल्याण हो जाएगा। तो स्थिति यह है कि औपचारिकता के लिए एक राजधानी बना दी गई, और एक दूसरी राजधानी जो हमें ग्रीष्मकालीन राजधानी मिल गई, लेकिन जो वहाँ पर विकास होना चाहिए था और जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं दिखती है। और सर अब आप फिनिशर की भूमिका में हैं तो अब आपसे उम्मीद है कि आप कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी करेंगे। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दोहन तो हमने खूब कर दिया और आगे भी होने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। जिस तरह का सूरत हाल है, सिलक्यारा हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसकी किस कीमत पर यह हो रहा है और उनकी चिंता क्यों नहीं हो रही है जो यहाँ के रहवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं? पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें या हमारी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, आपको पता है कि अपना उत्तराखंड लगभग 53,383 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, और जिसका कि जो ज़्यादातर भाग है वो पहाड़ी, मैदानी उसमें बहुत कम है, नगण्य है। जहाँ परिसीमन की बात चल रही है, जहाँ भू कानून की बात चल रही है, ये दोनों का संबंध एक दूसरे से इतना प्रगाढ़ है कि अगर हम निर्णय लेते हैं परिसीमन पे, तो हम आज की डेट पे राजनीतिक दृष्टिकोण से फेलियर है कि जिसके लिए राज्य बना था इन पहाड़ों के लिए, ये हिमालय जो हमारे लिए जो बहुत बड़ी देन है प्रकृति की। और आज से नहीं, माँ कवि कालिदास ने भी इसका उदाहरण अपने उसमें कहा था ग्रंथ में, अस्तुत्तरिश्याम ऋषिदेव प्रतापता हिमालयो नाम नगातिरा। सोचिए उनकी परिकल्पना क्या थी हिमालय के बारे में। अगर आज ये हिमालय नहीं होता तो आज हम नहीं होते, ये जनसंख्या नहीं होती, इतनी सुंदर आव हवा, इतनी सुंदर वातावरण हमें नहीं मिल रहा होता। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जो राजनीतिक कारणों की वजह से हम उसी सुंदरता को, उसी भव्यता को, उसी खूबसूरती को धीरे धीरे करके इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। जहाँ तक बात आपकी है कि दोहन विदोहन, आप देखिए कि हिमालय की जो सेंसिटिविटी है उसको ध्यान में कोई नहीं रख रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है चंद लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना, और उस पैसे के वो पैसा भी हमारे काम नहीं आ रहा है, वो पैसा भी यहाँ से पता नहीं कहाँ जा रहा, और हमको सिर्फ मिल रहा है तो क्या, वही मिट्टी, वही कंकड़, वही पत्थर। और उसके जो परिणाम है, उसके जो विध्वंसक रूप है, वो आए दिन आपको नज़र आते हैं। आप जोशीमठ का प्रकरण लीजिए, मैं बात करता हूँ 1970s की, जो सबसे पहले गोना ताल का जो भ्रष्ट हुआ था। तो आप देखिए उस ज़माने में पॉपुलेशन पहाड़ों में थी, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी और उस समय लोगों का काम करने की कुशलता जो थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी बहुत कम लोग जो है उस समय कैजुअल्टी में आए थे। और आज जो है एक छोटी सी नाले में ऋषि गंगा इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि 200 लोग मर गए, 200-250 लोग मर गए। क्या है हमारी टेक्नोलॉजी, क्या है हमारा विकास? तो किस तरह का हम लोग अपना क्षेत्र के लिए, पहाड़ों के लिए चिंतन कर रहे हैं, ये बड़े सोचनीय विषय है। जोशीमठ का मामला है,
आपका जो है सिलकारा, आपने अभी बात कही, ये सारी चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ पहाड़ों में, और मैं हमेशा चिंता रहता हूँ इस बात के लिए कि क्यों नहीं यहाँ की भूगर्भीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कोई भी विकास की जो योजना है उनको बनाई जाए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं या जो भी हमारे नीति निर्धारक हैं, उनकी सोच इस बात से बहुत दूर है, वो कोसों दूर है, नहीं तो आज इतनी घटनाएं नहीं होती। रही बात पर्यावरण की, कृषि विभाग हम बात करते हैं, कृषि से संबंधित हमारा जितना भी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, आज देखो मंडुआ झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, न मंडुआ झंगोरा है न उत्तराखंड है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने ये शब्द उठाया था? और मंडुआ झंगोरा कहीं मिल नहीं रहा है, और जब मिल रहा है तो उसके जो आज दुनिया ढूंढ रही है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी ज़माने में हम छोटे थे तो चाय गुड़ की कटक के साथ चाय पिया करते थे, बीच में इतना हुआ, लेकिन अब लोग फिर ढूंढने लगे उस गुड़ की कटक के चाय के साथ, लेकिन अब वो मिलेगा कहाँ, है ना? ये सारी चीज़ों के लिए, और वो करने वाले कौन है? उन करने वालों को कोई सहारा नहीं है। कडाली जिसको पूछ रहे हैं आप लोग, वो कडाली को काटने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको गाँव में। तो अनफॉर्चुनेटली जब प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि पलायन जो है, इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि अगर हम इस पलायन को रोकेंगे और इन लोगों के लिए कुछ ये सारी चीज़ों की सुविधाएं जुटाएंगे तो शायद है कि हमारे उच्च हिमालय बचेगा। और ये जो मैक्सिमम भाग है जिसको कि हम परिसीमन में अब जो इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, इसको हम बचाने की कोशिश। धन्यवाद। अब अगर मैं मैम से कुछ लाइनें ना सुनूं तो बहुत बेमानी सा होगा। मैम, इस पूरे उस पर जो चल रहा है उस पर अगर आपकी कुछ लाइनें हो जाए। मैं इधर से आता हूँ। इस बारे में मैं ये कहूँगी, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पहाड़ की महिला जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उस पर 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। हालांकि इसका इससे सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, लेकिन संबंध गहरा है। कुछ डग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है, प्रत्यक्ष युग ने देखा अनुमान शेष है, जो बहा ले चले हो तुम संग पवन निराली, सुगंधित समीरण का अभियान शेष है, रवि रश्मि बांध पाए नहीं ऐसी कोई गठरिया, रवि रश्मि बांध पाए नहीं ऐसी कोई गठरिया, सतरंगी इंद्रधनुष का वितान शेष है, सो ना सकोगे तुम भी जो मैं ना सो सकी तो, सो ना सकोगे तुम भी जो मैं ना सो सकी तो, अभी मेरा मानदेय अनुदान शेष है, अभी मेरा मानदेय अनुदान शेष है, संकल्पों की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, संकल्पों की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है, बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है। और मैं चाहती हूँ कि आज का जो विमर्श था ये इसी उड़ान की तरफ बढ़े और यहाँ के राजनीतिज्ञों तक ये बात सशक्त ढंग से पहुँचे कि इस पहाड़ी राज्य के मूल में, इसके निर्माण के मूल में जो हमारे सपने थे, हमारी जो परिकल्पना थी कि पहाड़ी राज्य का जो व्यक्ति है उसका जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी जो मूलभूत सुविधाओं के साथ उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, उसका जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। आज की इस परिचर्चा का उद्देश्य ये था कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं जो इन मुद्दों पर धीर गंभीर बातें करते हैं, उनका विचार सामने लाया जाए। और हमने देहरादून में 1 हफ्ते में सड़कों को चौड़ा होते चमकते दमकते देखा है, लेकिन वो चमक वहाँ दिखाते हैं और उसकी वजह से उन लोगों को ललचाते हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जबकि वास्तविकता और ज़रूरत इस बात की है कि वो जो चमक है, वो जो संवारते हैं सजाते हैं, वो पहाड़ों को सजाया संवारा जाए और यहीं इन लोगों को बसाया जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए तीरंदाज लाइव।